नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 17वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ते की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमानाथ के बंगले तक हो आई। जानती थी कि अभी रमानाथ नहीं आए हैं, फिर भी वह एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार गुजर गई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें आखिर जा कहाँ रही हैं। गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं, उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमानाथ अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमानाथ की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दिन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं, एक क्षण में आगे बढ़ गई। पर रमानाथ अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दिन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए हैं। वह क्या मोटर जा रही है? कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच में दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? अरे देखा क्यों नहीं, खिड़की पर ही तो खड़ी थी। उन्होंने भी तो तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दिन ने इस तरह ताका मानो कह रहा हो तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान है नहीं। जालपा ने अपने मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वे अपना बयान बदलने पर राजी ना होंगे? देवी दिन को अब इसे स्वीकार करने के लिए कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। उनके हाथों में इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी ना पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठा है। मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्हें खुद अपना बयान ना बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत ना देखे, यह मुझे मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दिन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू। अब मुझे विश्वास हो गया। अब तुम्हें अपने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चले? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दिन के घर से चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला, सेवा टहल के लिए चौकीदारी का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची, बड़े बड़े अफसर तक उसका मुंह ताका करते हैं। उसकी मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता। शाम को मोटर की सैर होती। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते। जिस दिन अभियुक्तों के मजिस्ट्रेट के सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को ही। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था।
पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में बहाल ना होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में सच बराबर थे। वह किसी के साथ रियायत न करते, इसलिए पुलिस ने रमानाथ को एक बार उन स्थानों की सैर कराना उचित समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमानाथ को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह प्रायश्चित था, दरिद्र था, उसकी विलास इंद्रियां मनोमूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि वह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी, तब जाकर जालपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन में कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार ना होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे वह दिन दिखाया था और अब एक नए और सुसंस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। 1 महीना देहात की सैर करने के बाद रमानाथ पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ ही दूर से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। उस वक्त देवीदीन वहां क्या कर रहा है उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहां से आई? क्या देवीदीन ने वह अपना कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमानाथ चौंक गया। यह तो जालपा है। बेशक जालपा, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम है? कहीं बुढ़े ने खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। रमानाथ ने बड़ी मित्रता के साथ दरोगा से कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवीदीन से बात कर लूं। नायब ने मोटर धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा दी। रमानाथ ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। आप तो जानते हैं, नायब ने खिसियाकर कहा। डिप्टी साहब कितने जल्दी जामिन से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमानाथ सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी। यह कोई शुबहा नहीं था इसमें। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी ना रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत ना सूझी। लाचार पलंग पर लेट गया। जरा ही देर में फिर उठा। सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हुई थी। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमानाथ को इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस ही कर के छोड़ूंगा। कैसा शैतान है, हर समय सिर पर सवार रहता है। एक चौकीदार ने आकर उसे कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमानाथ ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेली ही आई या कोई साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट की बात भी नहीं करने दी। जालपा पूछेगी कि जरूर क्यों भागे थे? साफ साफ कह दूंगा, उस समय और क्या कर सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। वह आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उस तरफ अपना तबादला करा लूंगा। यह सोचते सोचते रमानाथ को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हरज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है? लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इस में तय करूंगा। देवीदीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहले वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की क्या जरूरी थी? पर अब तो परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोईया थाली लाया। मांस एक तरह का था। रमानाथ थाली देखते ही जला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर भी ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस ना हो, चटनी अचार ना हो, उसकी तृप्ति ना होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। हजूर, इतनी जल्दी कैसे बनता? बिल्कुल 2 घंटे तो हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े हैं? अब हुजूर से क्या कहूँ? मत बको हुजूर, मत बको। रसोइये ने फिर कुछ ना कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमानाथ को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइया को नौच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमानाथ का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमानाथ ने गिलास लिया,
2-4 लुकमे खाकर बाहर शहर में टहलने गया। धुन सवारती कि कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई खड़ा है। हाँ, कोई तो खड़ा उसको ताक रहा है, शायद इशारे से बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी। यह शंका उसे सदैव बनी रहती। इसी ख्याल से वह रात को बंगले से बहुत कम बाहर निकलता था। आत्मरक्षा के भाव से उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा दी। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमानाथ ने देखा, यह छाया स्त्री की है। उसकी साड़ी साफ नजर आई थी। फिर उसे मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी तरफ आ रही है। फिर उसे शंका हुई कोई मर्द है, वेश बदल कर तो नहीं आ रहा। वह ज्यों-ज्यों पीछे हटता, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई। यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमानाथ की तरफ फेंकी। रमानाथ चीख मारकर पीछे हट गया, मगर यह एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा, वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमानाथ ने लपक कर लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय की फुहारियां सी उड़ने लगी। लिखावट जलापा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जलापा की ही लिखावट थी। उसने एक सांस में पत्र पढ़ डाला। एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीष्म भार आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था। सारी मनोव्यथा जो उसकी जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी ना हुआ। पहली सनक पर यह सवार हुई कि अभी चलकर दरोगा से कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, अब बयान तो हो चुका, जितना अपयश मिलना था मिल चुका, अब उसके फल के क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब दोस्ती का दम भरते हैं, पर असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे जो चाल चली है, मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दे। बच गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिससे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो जाए कि अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पर कैसे जाऊं। शायद जालपा बागीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे फांद कर जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर ना जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथों से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीनें कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। ना इस पार जा सकता था, ना उस पार। जरा सी असावधानी और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह नहीं थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों से लंबा चीरा लगाता हुआ उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे ना हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बागीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटीक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा। आहट ना मिली। निराश होने पर उसका किंतु मोह ने उसका गला ना छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई है। वह उन्हीं पैरों देवी दिन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल गया हूँ। पुलिस मेरा क्या कर सकती है? मैं कैदी नहीं, गुलामी नहीं लिखवाई उनसे मैंने। आधी रात हो गई थी। देवी दिन ने आधा घंटा पहले ही लौटा था। खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमानाथ चादर सिर पर बांध ली थी और देवी दिन को डराना चाहता था। देवी दिन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता बोला, तुम तो भैया खूब भेष बनाया। कपड़े क्या हुए? अरे तार से निकल रहा था, कांटों में उलझ कर फट गए। राम राम, देह में कांटे तो नहीं चुभे? कुछ नहीं, 1-2 खरोंचे लग गई। मैं बहुत बचा कर निकला। बहू की चिट्ठी मिल गई? हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह तुम्हारे साथ थी? वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर जाते देखा, तभी से जाने जाने की रट लगाई हुई थी। तुमने कोई खत लिखा था? मैंने कोई खत वत नहीं लिखा था भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ। बिना जाने मुझे कैसे आ गई? पीछे से उन्होंने बताया कि वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था। इनाम भी वहीं से आया था। रमानाथ की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई और बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी।
देवी दीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती हो, बहू से कह दो एक आदमी उनसे मिलने आया है। कहकर देवी दीन ने फिर रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी, बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए ना, इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती। रमानाथ का मनोल्लास द्रवित हो गया, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्न का उसके पास क्या जवाब था। जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो नहीं कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। अरे रुक क्यों गए, चलो मैं आता हूँ। पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया। कहता हूँ जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा, कोई चिट्ठी लाया है। नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दीन ने एक क्षण बाद कहा, कह दूं लौट जाए। कौन आदमी है, पूछती तो हूँ, जालपा ने कहा। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ, यहाँ खड़ा है। अच्छा बुला ला। रमानाथ चादर ओढ़े कुछ झिझकता हुआ झेपता हुआ जीने के ऊपर चढ़ा। उसे देखते ही जालपा ने पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दीन वहां ना होता तो वह शायद आगे बढ़ गई होती। उसकी आंखों में इतना नशा न था, अंगों में इतनी चपलता न थी, कपोल अभी इतने न दमके थे, हृदय कभी भी इतने मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कट जाती है। रमानाथ और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीनों की कथा कहनी थी। रमानाथ ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहा। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी, डरती थी इन्हें दुख होगा। लेकिन रमानाथ को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था कि वह क्यों भागा, किस लिए भागा। सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही। जालपा सुन के सिसक सिसक कर रो रही थी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों से में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बातें उसे असूझ मालूम हुई, जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवाय और क्या उपाय था कि वह अपने कष्टों को राई का पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली, एक पत्र ना लिखा। क्यों लिखते, हमारे से नाता ही क्या था। रमानाथ ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता था, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक रुपए ना कमा लूंगा एक शब्द ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते हैं, हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, पर हमें तो रुपये से ही प्यार है। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात ना थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हाल हो जाऊंगा। तो सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम कितनी कपटी, झूठा और कायर समझोगी मुझे। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया कि तुम मुझे कितनी नीच, स्वार्थनी और लोभनी समझती हो। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान इकट्ठा कर रही होती है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी हूँ उसे फिर ना कहूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत तक करती रहूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास में मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से जी उब गया, या सैर तमाशे से मुझे घृणा है। ये सब अभिलाषें ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से और सदुपयोग पूरा कर सको तो करो, लेकिन नियत खोटी करके नहीं। रमानाथ ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बार कहकर मुकर जाने का साहस नहीं है। बयान बदलना तो पड़ेगा। आखिर कैसे, मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम हो गया है कि म्यूनिसिपालिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर डर किस बात का। डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से दूसरी बात कैसे कहूँ। जालपा ने कोई जवाब न दिया। सोच रही थी कि आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमानाथ ने फिर दृष्टता से कहा, और मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ है। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मुफ्त में मैं मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए गिजरे हो, अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटोगे। मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग पर राज नहीं कर सकती। रमानाथ इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या चाहती हो, मैं यहाँ कुलीगिरी करूं।
नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से बढ़कर है। जालपा, तुम मुझे इतना नीच समझ रही हो? मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया। मुझे में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है। मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया की सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति है, उससे हत्या ना करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। और जिसमें दौड़ने की शक्ति हो, उसे खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? रमानाथ सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें टिक ना करूंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूंगी, पर ऐसा सर्वनाश ना होने दूंगी। रमानाथ के दिल पर चोट लगी। बोला, चाहता तो मैं भी हूँ किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ, यही अच्छा होगा तो मैं भी चलूंगी। तुम्हारे सुपरडंट से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमानाथ का सारा पेसोपस गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक हो रही थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमानाथ ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर में ही दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या आवारा घूम रहे हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन लेकर आनंद से खेती बाड़ी करें। यही अच्छा होगा कि यहाँ पे एक चाय की दुकान ना खोल लें, रमानाथ ने कहा। इस पर दोनों में बहस हुई। आखिर रमानाथ को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों को शिक्षा ना दे सकता था और ना माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कर्तव्य है। रमानाथ निरुत्तर हो गया।